सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन, ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं यूसुफ अंसारी। सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प, ये नया नारा है बीजेपी का 2014 की लड़ाई के लिए। करीब 9 साल से केंद्र की सत्ता से दूर बीजेपी इस बार हर हाल में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा जमाना चाहती है और इसी वजह से बीजेपी की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू हो चुकी है। न्यूज लाइन में हम बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करते हैं जासूसी मामले में मच रहे राजनीतिक घमासान से। न्यूज लाइन में आज हम चर्चा करेंगे फोन टैपिंग या कहें फोन कॉल डिटेल मांगने के मुद्दे पर मचे राजनीतिक घमासान से। लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत में सबसे पहले अभी बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पेट्रोल में एक बार फिर आग लगी है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.40 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। पिछले 2 हफ्तों से ये दूसरी बढ़ोतरी है। 16 फरवरी को पेट्रोल के दामों में ₹1.5 की बढ़ोतरी की गई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण कीमत बढ़ाई गई है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए एक और झटका जोर से लगा है और आम बजट कल पेश हुआ। उसके बाद जनता ये तय नहीं कर पाई थी कि इस बजट से आह निकल रही है या वाह करे। इसी संशय में जनता को केंद्र सरकार ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है, ₹1.40 दाम बढ़ाकर पेट्रोल के। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद तूफानी सरोज। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अग्निमा दुबे। तो सबसे पहले चलते हैं तूफानी सरोज जी के पास। सरोज जी, इस पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं आज, कैसे इस फैसले को देखते हैं आप? कल बजट आया है और आज ये जोर का झटका धीरे से। है महंगाई बढ़ाना जो है, उसको महंगाई से गरीबों से कोई लेना देना नहीं। हम लोग बचपन में नारा लगाते थे कांग्रेस आई है महंगाई लाई है। कांग्रेस के सत्ता में जो है समय में महंगाई बढ़ना जो है ये कोई आश्चर्य की बात आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो इनके जो है, हाँ, बहुत सही बात आप कही सरोज जी ने कि कांग्रेस आई है महंगाई लाई है। बचपन से हम भी ये नारा सुनते रहे। आलोक जी, किस तरह से आप देखते हैं कि अचानक 24 घंटे
बाद ही ये झटका? ये महंगाई लाई है कांग्रेस, लेकिन विपक्ष के नेता हैं वो तूफानी साहब, इनको बताना चाहिए आज की तारीख में क्या उनकी कार्य योजना है इसको काउंटर करने की। बेसिकली कांग्रेस आई नहीं, विपक्ष सो गई है, इसलिए ये महंगाई या आम जनचेतना से जुड़ी हुई चीजें सामने आ नहीं पा रही है। बजट में भी इसी ढंग से रेगुलेटरी अथॉरिटी बना करके सरकार मुक्त हो जाना चाहती है कि आम जनता से उसका कोई वास्ता नहीं है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है। आलोक जी, एक नजर डाल लेते हैं पेट्रोल की कीमतें ₹1.40 बढ़ने के बाद अब देश के कुछ खास चुनिंदा शहरों में पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई हैं। दिल्ली में अभी पेट्रोल ₹69.60 लीटर बिक रहा था, लेकिन आज रात 12 बजे के बाद ₹70.46 प्रति लीटर हो जाएगा। और मुंबई में ₹75.89 पहले से बिक रहा था और अब ₹77.29 प्रति लीटर हो जाएगा। कोलकाता की अगर आप बात करें तो कोलकाता में ₹76.59 पेट्रोल की कीमत पहले से थी और अब ₹77.99 हो जाएगी। चेन्नई में ₹72.17 पहले से था और अब ₹73.57 हो जाएगा। तो ₹1.40 की वृद्धि के साथ पटना की अगर हम बात करें तो ₹73.78 पहले से बिक रहा था और अब ₹75.18 हो जाएगा। वहीं जयपुर में ₹72.39 पहले से बिक रहा था और अब ₹73.79 हो जाएगा। तो ये पेट्रोल में आग लगने के बाद आम आदमी को जोर का झटका धीरे से लगा है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ₹72 पहले से बिक रहा था, ₹72.65 और अब हो जाएगा ₹74.05। तो अग्निमा जी, ये जो ₹1.40 प्रति लीटर पर आपकी जेब से निकाला जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? यूसुफ, देखो, ये मेरा मानना है कि पिछले 3 महीने पहले जिस तरह का सरकार ने रुख लिया उससे तो तय है कि दाम इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तेल के। और अभी आप देखेंगे डीजल के बढ़ेंगे, डीजल के तो हर महीने बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए ये सरकार ने वो जो झटका दे, आपने कहा कि जोर का झटका धीरे से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर महीने वो झटके ही देती रहेगी और जब चुनाव शायद नजदीक आए तो उसको लगता है कि कुछ योजनाएं उसने जो शुरू करने की जो कोशिश करी है, जिसमें वो बात कर रही है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, उसका कुछ असर दिखे ग्रामीण इलाकों में। लेकिन जहां तक मध्यम वर्ग की बात है तो मध्यम वर्ग की चिंता तो उसने मुझे लगता है कि पहले ही छोड़ दी थी। 4-5 महीने जिस तरह से उनका रुख रहा और की कड़े फैसले की बात करी तो कोई बहुत बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये आदी बनाया जा रहा है लोगों को कि जोर के झटके इस तरह धीरे धीरे से लगते रहे, बार बार, हर महीने, हर 15 दिन के बाद, और उसके बाद जनता भूल जाएगी, याद भी नहीं करेंगे, लोग चर्चा करना छोड़ देंगे। बहरहाल चलते हैं अब दूसरी अहम खबर की तरफ। अरुण जेटली के फोन टेपिंग मामले पर अब जब सुशील कुमार शिंदे ने राज्यसभा में सफाई दी, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार विरोधी मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने सरकार से पूछा है कि क्या इस जासूसी में कोई सरकारी एजेंसी भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली का फोन टैपिंग मामला सियासी घमासान का रूप ले चुका है। राज्यसभा में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की जेटली केस में सफाई उनके लिए ही मुसीबत साबित हुई। शिंदे ने अपने बयान में ये तो साफ किया कि इस केस में सरकार बिल्कुल अलग है, पर उनकी बात माने तो माने कौन। फिर भी भारी विरोध से बचते बचाते शिंदे सरकार की जेटली केस में भूमिका गिनाने से नहीं रुके। This was not a case of telephone tapping. On receiving information that the Delhi police had arrested some persons for accessing the call data records of Shri Jetli, we asked the Delhi police for details. After the nodal officer of the Airtel asked ACP Operations Delhi Police to reconfirm the request made through email, since no such request had been made, the confirmation was not given, and as such, the call data records were not disclosed. शिंदे ने साबित करने की लाख कोशिश की कि सरकार जेटली मामले में पुख्ता जांच की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर विपक्ष के हो हल्ला में उनकी आवाज कहां बुलंद हो पाती। विपक्ष ने शिंदे के जांच ब्यूरो पर साफ आरोप लगाए कि एक मामूली कांस्टेबल आखिर कैसे किसी हाई प्रोफाइल के फोन डिटेल्स निकलवा सकता है। Here is a case that completely outsourcing has been done by a police constable working in ACP office, and the government of India does not know. It is known only when Naresh ji raises the issue or the matter comes in the parliament or goes in the media. That is a very shocking affair. CBI is a professional body used in the most rampant manner for political purposes.
ED we have heard. Are we hearing the case of IB also being abused for political purposes? If that is the case, with due respect to professional body, it is a very sad day for the country. ऐसा आरोप सिर्फ रविशंकर प्रसाद का ही नहीं था। जब जब शिंदे ने कोई सफाई पेश की, फिर से आरोपों का दौर शुरू हुआ। शिंदे सरकार को बेकसूर बताने के लिए चाहे कोई भी सबूत पेश कर रही हो, पर विपक्ष उन सभी सबूतों को सिरे से खारिज करता दिखा और सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर ही सुनाई दिए। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है और गंभीर इसलिए भी है कि लगातार ये सरकार जासूसी की जाबाजी करती रही और इस सरकार में बहुत से जासूसी के जेम्स बॉन्ड घूम रहे हैं। पहले ये सरकार खुद अपने मंत्रियों की जासूसी कराती दिखी, फिर अपने सहयोगियों की जासूसी कराती दिखी और विपक्षी नेताओं की अब जासूसी कराती फिर रही है। ये एक गंभीर बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री को देश को स्पष्ट करना होगा, बताना होगा कि इस जासूसी के पीछे इस सरकार की मकसद और मंशा क्या है। जो भी हो, अरुण जेटली फोन टैपिंग मामला अब सियासी लड़ाई बन चुका है, जहां सरकार की सारी दलीलें बेकार ही साबित हो रही हैं। वहीं बैठक में जेटली के बीजेपी नेता पर ही सवाल उठाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। बहरहाल, टेपिंग कांड के पीछे क्या सरकार की कोई साजिश है या फिर इसे अंजाम देने वाले बीजेपी के ही कोई नेता है, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो अग्निमा जी, ये क्या है? जासूसी के कई जाबाजी से जासूसी हो रही है और जासूसी के कई जेम्स बॉन्ड घूम रहे हैं। तो ये जेम्स बॉन्ड सरकारी हैं या बीजेपी के अपने हैं? यूसुफ, इसमें पूरे मामले में जिस तरह की संख्या आ रही है कि इतने जो दिए रिकॉर्ड, मतलब कहना चाहिए कि फोन टैपिंग में तो रिकॉर्ड होते हैं। सरकार ये कह के बचने की कोशिश कर रही है कि ये कॉल डिटेल्स ही मांगे हम लोगों ने, केवल जो इन्होंने नहीं, सरकार ये नहीं कह रही कि हमने मांगे, हमने नहीं, सॉरी, किसी ने मांगा। हाँ, जो उनके जो पकड़े गए हैं, तो उनका ये कहना है कि कॉल डिटेल्स मांगे, चुराए गए हैं या उनका वो किया गया है, ना कि कोई टैपिंग की गई है। लेकिन यूसुफ, मैं आपको बताऊं कि ये मसला है ना, काफी जैसे 2005 में जब अमर सिंह के समय उनका आया था, फिर 2008 में नीरा राडिया मसला आया, और लेकिन इससे पहले 1997 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन करी थी इसी मसले पर कि राइट ऑफ प्राइवेसी के मसले पर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 5 पॉइंट्स दिए थे कि उसी के आधार पर टेपिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सर, कई आपने देखे 2008 में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पे ही नीरा राडिया वगैरह इनके सबके मसले हुए थे। लेकिन अब हम जैसा आप पूछ रहे हैं कि इसमें क्या दिखता है, इसमें लगता है कि इंडिविजुअली लोगों ने जो पकड़े गए हैं वो तो पैसे के लिए काम करते थे, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो किसी कोई राजनीतिक मकसद उनका नहीं था। लेकिन अब एक मार्केट में एक बंदा प्रोवाइड करा रहा है आपको पूरा डिटेल किसी के बारे में, तो पैसे दे के जरूर हो सकता है कि इंडिविजुअली लोगों ने उनको कांटेक्ट किया और इस तरीके से घेरा है। तो जेटली हो सकता है, जेटली के राइवल कोई पॉलिटिकल भी हो सकता है, और भी अगर वो क्रिकेट से भी जैसे बहुत चीजों से जुड़े हुए हैं तो वो भी कुछ पीछे लोग हो सकते हैं। इसी तरीके से और जो अन्य नाम आ रहे हैं, ऐसा क्योंकि कोई जैसे बीजेपी के जिन नेताओं के नाम आए उसमें ऐसा दो देखें, सुधांशु मित्तल और जेटली, एकदम उनकी पटती नहीं है। अब सुधांशु मित्तल से जो एक आरोपी पकड़ा गया वो उनसे आता जाता रहता था, तो काफी घालमेल वाला ये सारा मसला दिख रहा है। आलोक, आपने काफी कवर किया है एजेंसीज को, जो सरकार की खुफिया एजेंसी हैं या जांच एजेंसीज हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली तो इस तरह की नहीं होती है जहां तक मुझे लगता है। बात करते करते अग्निमा, चूंकि बहुत दिनों से बीजेपी कवर कर रही हैं, इन्होंने एक हिंट दिया जो बात समझ में आती है और आज लगभग वो बात खुल के नजर आई। अरुण जेटली का ये मामला पिछले 2 महीने से उठा है। अगर पार्लियामेंट सत्र नहीं होता तो शायद ये हंगामा भी नहीं होता। अगर ये हंगामा आखिर हो क्यों नहीं रहा था, ये समझने वाली बात है। मुख्य प्रतिपक्षी दल बीजेपी के किसी बड़े नेता का फोन टेप हो रहा है और आज ये बात हो रही है, और सरकार जिस चुप्पी के साथ कह रही है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस बात को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि बीजेपी में रेवलरी ग्रुप है और उसके सत्ता का चरित्र अब तक बना हुआ है। 9 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद भी उसके नेता एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस की कोशिश में लगे हैं। ऐसा सुशील कुमार शिंदे के इस बयान से जाहिर होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जाहिर तौर पे जो 2 नाम आ रहे हैं, सुधांशु मित्तल का नाम आ रहा है और अरुण जेटली का, ये रिवलरी प्रमोद महाजन के दिनों से है। जब याद होगा कि प्रमोद महाजन और 2 शीर्ष हुआ करते थे पार्टी के अंदर, अरुण जेटली और सुधांशु मित्तल प्रमोद महाजन के करीब रहे थे उन दिनों,
और घूम फिर करके या तो ये किसी कुचक्र के जरिए सुधांशु मित्तल का नाम उभार के लाया गया है और आज सुधांशु मित्तल ने बड़े प्रखरता के साथ बोला है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। पिछले दफे भी उनका नाम इसी ढंग से आया था। तो ये कौन से साजिश का हिस्सा है जिसपे कि बीजेपी 2 महीने तक चुप रहती है और पार्लियामेंट में जो उसकी मजबूरी होती है कि आखिर कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ कहा जाए, तब वो सरकार पर आक्षेप करने लगती है। इस दरमियान कई आंदोलन हुए, कई कुछ लेकिन उसमें जासूसी समाजवादी जो नेता है उन्होंने भी ये बात उठाई है। आपके जेडीयू के नेताओं ने बात कही है, शकुनी चौधरी और शिवानंद तिवारी, माफ कीजिएगा, शिवानंद तिवारी ने कहा है। और शायद रामगोपाल यादव भी आज संसद में बोले थे। तो जानते हैं तूफानी सरोज जी से। तूफानी जी, क्या लेफ्ट वाले भी कह रहे हैं, सीताराम येचुरी ने भी कहा कि उनका भी फोन टैप किया गया है। तो आप चूंकि संसद का हिस्सा है, सदस्य है संसद के, लोकसभा में है, तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, क्या आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के भी फोन टैप किए जा रहे हैं? ये टेप कांड एक गंभीर मसला है जी, और इसके पीछे किसका माइंड काम कर रहा है, किसका माइंड काम किया है, ये एक जांच का विषय है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। एक बहुत गंभीर मामला है। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है कि इसके पीछे किसका हाथ रहा, किसका माइंड काम किया है, तब तक कुछ इसके बारे में टिप्पणी करना जो है बहुत जल्दबाजी होगी। टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, इनका तो तूफानी जी का कहना है। तूफानी जी, क्या आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के भी ये शिकायत है कि उनके फोन टेप हो रहा है? रामगोपाल यादव है या कोई और बड़े नेता हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। जब सब सारे लोगों नेताओं, बड़े नेताओं को फोन टेप हो रहे हैं तो हो सकता है, कोई ये कहा नहीं जा सकता कुछ क्या हो रहा है आड़ में, अब आड़ की बात है। और अभी तो ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी नहीं है जी। तो आलोक जी, जो बात उभर के सामने आ रही है, अगर आप कहें कि शिवानंद तिवारी का भी फोन टेप हो रहा है, सीताराम येचुरी का भी फोन टेप हो रहा है, तो फिर तो ये मामला कुछ अलग तरह का बनता है। बाजार में जो संयंत्र उपलब्ध हैं, बाजार में आप सस्ते रेट में आप टैपिंग संयंत्र ले सकते हैं। कई डुप्लीकेट हैं, कई ब्रांडेड कंपनियों के जरिए इंपोर्ट किया जा रहा है। आज पार्लियामेंट में शिवानंद तिवारी ने इस मसले को उठाया कि कितने ऐसी कंपनियों के सामान इस देश में आए हैं जो कि टेप हो रहे हैं। हमारे अंदर टेप हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बात गंभीर तो है ही, लेकिन उसका कोई आपराधिक इस्तेमाल हो सकता है अगर हमारा या आपका कोई विदेश में बैठा हुआ कर रहा है, किसी और काम के लिए कर रहा है, और ये काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को भी पता है कि लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश हो और बाकी का जो निर्देश हो, क्योंकि अब ये सरकार के परिधि में ये चीज रह नहीं गई कि सरकार चाहे तो करे और ना करे। प्राइवेट इंडिविजुअल उस इंस्ट्रूमेंट का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वो जो भी टेप कांड बाहर आया है, लंबे समय से समाजवादी पार्टी का आया, बड़े औद्योगिक घराने के बीच के रेवलरी में फोन टेपिंग का मामला है, तो ये खुलेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कोई ऐसा, और सरकार इस बात से मुकर नहीं सकती कि इस वाले मौजूदा टेप कांड में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सरकार का दायित्व बनता है कि वो सच्चाई को सामने लाए। सच्चाई को सामने सरकार नहीं कर रही तो सरकार बताए कि कौन कर रहा है, उसके पास जांच एजेंसी है, उसके बाद मिशनरी है। बहरहाल इस मुद्दे के कुछ और पहलू पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और फोन टेपिंग मामले से जुड़े कुछ और पहलू पर बात करेंगे। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स पढ़ता हाँ, उसी भी फरोग से मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है।
3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है, साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000। न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जासूसी पर घमासान की। तो अग्निमा जी, बात तो ये जो आलोक जी ने इशारा किया कि बीजेपी में कहीं ना कहीं राइवलरी है और उस राइवलरी का नतीजा है कि एक दूसरे के फोन टैप हो रहे हैं या कोई आपस में कुछ चल रहा है। तो ये तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। बीजेपी अपने गिरेबान में झांकने के बजाय सरकार की तरफ क्यों बॉल फेंक रही है? देखिए, बीजेपी का आपको पता ही है कि पहले एक मसला आया था, नरेंद्र मोदी का काफी उसमें नाम आ रहा था जब उन संगठन मंत्री थे। संजय जोशी का एक टेप बना था, वीडियो कहना चाहिए, वीडियो था। तो इस तरह की बीजेपी के अंदर चीजें होती रही हैं। तो ऐसे में अब ये जब मसला सामने आया है तो इसमें एक ये जिस तरह से नाम दो आए हैं, अरुण जेटली और उनके जो कहना चाहिए कि 36 का आंकड़ा जिनसे है सुधांशु मित्तल, जो बीजेपी के ही नेता हैं। तो ऐसे में एक शक की सुई जा रही है कि क्या ये एक आपस के जो खींचतान है बीजेपी के, उसके तहत भी ये सब कुछ हो रहा है या कोई नेता एक अपने ही पार्टी के दूसरे नेता के खिलाफ करा रहा है। इसलिए बीजेपी में एक चिंता की बात है। आज भी एक पार्लियामेंट में सुबह जब कार्यवाही शुरू होने से पहले एक इनफॉर्मल बैठक हुई थी, अडवाणी जी थे उसमें, जेटली थे और वेंकैया नायडू वगैरह और 1-2 नेता थे। उसमें जेटली जी ने सुधांशु मित्तल के लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की कि उनको क्यों डिफेंड किया जा रहा है अभी भी पार्टी के अंदर से। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये चीजें जा रही हैं सामने की बीजेपी। और आप देखें कि हमेशा ऐसा होता है कि बीजेपी की जब भी कोई बैठक होती है बड़ी, कोई ना कोई एक विवाद उसके सिर पे आ जाता है। तो इस बार भी एक फोन टैपिंग का मसला जिसमें पार्टी के अंदर ही जो कहना चाहिए सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी ये बताएं कि जो कांग्रेस है, जिस तरह सुधांशु मित्तल खुल के सामने आए हैं और उन्होंने इनकार किया है और चैलेंज किया कि भाई जांच इसकी होनी चाहिए, तो ये क्या है?
यूसुफ, अभी दिन में जैसे ही था कि खबरें आ रही थी कि एक बड़े उद्योगपति से, दिल्ली के ही हैं, उनसे पूछताछ करी जाएगी और ये भी आया संकेत कि सुधांशु मित्तल से भी बात करी जाएगी। तो सुधांशु मित्तल उनकी जिस तरह का हम कहें कि पर्सनैलिटी, उस हिसाब से लगता है कि वो इस तरह की चीजें हो सकता है कि कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जेटली के साथ उनका एकदम 36 का आंकड़ा है और पार्टी के भीतर भी ये जब तब की बात है कि जब पार्टी अध्यक्ष बनने का मसला चल रहा था कि कौन बने, और तो ऐसे में जेटली के खिलाफ हो सकता है कि उनका भी नाम था कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट तो है ही, और तो थे उस वक्त। तो ऐसे में ये कोशिश हो रही होगी कि इनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें रहें ताकि इनका पीछे धकेला जा सके, उनकी राजनीति में उनको पीछे। तो आलोक जी, अगर माना जाए बीजेपी की अंदरूनी राजनीति यह है एक दूसरे की जासूसी कराना, तो इसका तो बीजेपी पर उल्टा असर पड़ सकता है, बीजेपी की संभावना, क्योंकि ये मसला छोटा मसला नहीं है। अगर बड़े नेता इस तरह की राइवलरी में इन्वॉल्व हैं कि एक दूसरे की जासूसी करा रहे हैं, फोन की कॉल डिटेल्स निकलवा रहे हैं, और राजनीतिक टिप्पणी चाहेंगे तो ये देखिए, वहां उसका पावर, सत्ता का चरित्र बीजेपी का अब तक बना हुआ है। 9 साल बीत गए, अब 10 साल बीत जाएंगे, 2 बार सरकारें आ गई केंद्र सरकार, लेकिन अभी भी उनके यहाँ टांग खिंचाई की जो एक तरीका, सत्ता के कैरेक्टर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक दूसरे का टांग खिंचाई लगातार करते रहते हैं, और जो भी चढ़ता हुआ दिखता है उसके पीछे कोई ना कोई नई बात छेड़ दी जाती है। अग्निमा बता रही थी कि कोई भी बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू होने से पहले लोग इंतजार करते हैं कि किसी न किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई न कोई ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन ये बीजेपी का अंदरूनी मामला इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार ये बात घुमड़ के आ रही है, और जेटली का सिलसिले में लोग पकड़े गए, सब पकड़े गए, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं हुई कि आखिरकार जो भी सच है उसको सामने लाया जाए। और चूंकि पार्लियामेंट में उनको पोस्टर लेना था, इसलिए पोस्टर ले रहे हैं, और पोस्टरिंग पार्लियामेंट, ये बीजेपी कार्यकारिणी और बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ज्यादा बढ़ गई है। इसका ही माइलेज जाहिर तौर पे इसी परिषद की बैठक पे और कार्यकारिणी की बैठक पे होना है। जी तूफानी जी, जो बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार और अग्निमा ने कही कि बीजेपी के नेता इस मामले में ज्यादा पहले से प्रचलित रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी के खिलाफ एक सीडी बनवा दी थी, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, और पहले भी बीजेपी के नेता एक दूसरे की जासूसी के पर आरोप अंदरूनी तौर पे लगते रहे हैं। वहां भारती ने यह बात कही थी। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी का ही अंदरूनी मामला होगा? अभी जांच का विषय है, बिगैर कुछ निर्णय हुए, बिगैर जांच का हुए, जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कैसे किसी के बारे में कह देना कि नहीं, यहाँ बीजेपी का आपस में अंदरूनी का मामला है, आपस में लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ है, या सरकार टेपिंग करा रही है। अब हर बात तो निर्भर है जांच के ऊपर। जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसे अंदरूनी की लड़ाई का मामला है, बीजेपी के आपस के मामले हैं या सरकार के मामले हैं। ये तो गंभीर है, मसला तो बहुत बड़ा गंभीर है। जो जासूसी का जाल पूरा बिछा हुआ है पक्ष में विपक्ष में, चाहे जहां भी हो, यह एक गंभीर विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए जो है, और जिसका माइंड हो इसके पीछे उसको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका माइंड हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। गंभीर मसला है क्योंकि आपकी पार्टी खुद भी फोन टैपिंग का दंश एक बार कहें तो झेल चुकी है, और उसका भी तूफानी जी को ज्यादा अंदाजा होगा कि अमर सिंह और मुलायम सिंह और बाकी नेताओं के बीच जो बातचीत के टेप बाद में सामने आए उसका कितना नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो ये हमारे यहाँ राजनीति की अगर हम बात करें, इसका जो इम्पैक्ट आगे पड़ेगा पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ये एक दूसरे पर जो विश्वास होना चाहिए, परस्पर विश्वास, वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। जो स्थितियां हैं, अब देखिए जिस दौर में हम जी रहे हैं, हम आपसे जो भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टैपिंग की व्यवस्था है, और ये अमूनन है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि मीडिया कर्मी होने के नाते कई बार हमें ऐसे कॉल डिटेल्स मिल जाया करते हैं जिसको देखने का सहज प्रतीत नहीं होता है कि ये कॉल डिटेल आखिर आ कहां से गया। तो आज के खुले युग में इस पर कितनी पाबंदी लगाई जाए ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में जासूसी उद्योग का विस्तार हुआ है और प्राइवेट जासूसी का एक बड़ा बाजार भारत में तैयार हो गया है, और खास करके इसकी वजह से कि जब आप खुले संसार में जाते हो और एक दूसरे पर नजर रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसे संचार उपकरणों का आप इस्तेमाल करते हो कि कौन व्यक्ति कहां है, किस लोकेशन से किस वक्त बात कर रहा है। ये घरेलू जासूसी के काम बन गए हैं। तो इसमें कोई बड़े राजनेता के पीछे कोई बड़ा राजनेता लग जाता है तो इसको रोक कैसे पाएगी सरकार, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब हम युग परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं और ये बड़ी सहज है
और इसलिए कोई भय खा करके कोई घर में सिमट जाए या कोई डर जाए या कोई बड़ा राजनीतिक दल डर जाए, ऐसी बात मिलाकर के इस तरह की जासूसी सरकार कराए या नेता एक दूसरे के खिलाफ कराए, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और बात करेंगे जासूसी के घमासान के साय में शुरू हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, टीवी पर हो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में, 2005 से आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। नाड़ी योग मशीन। ये मशीन घुटनों के दर्द, सर्वाइकल पेन, एडी के दर्द, कमर दर्द और किसी भी प्रकार के दर्द में आपको आराम दिलाती है। साथ ही साथ ऑपरेशन से आपको बचाती है। वैदिक नाड़ी योग मशीन मंगवाने के लिए, अपने किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मोटापे को अलविदा कहने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 011 3051 9000।
कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था। इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान। एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लाइन में। और अब हम बात करेंगे बीजेपी की चिंता, चिंतन और चुनौतियों के बारे में। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में 2014 की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पिछले कुछ महीनों में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा भी की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुछ और नेताओं को पार्टी में केंद्रीय स्तर पर भूमिका दी जा सकती है, इस तरह के संकेत मिले हैं। कल के बजट के बारे में उन्होंने बताया कि जो जीडीपी रेट है उनके मुताबिक 2012-13 के थर्ड क्वार्टर में 4.3 पे आ गई है। प्रिकैरियस एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट 1.1 है थर्ड क्वार्टर में। तो जब देश के विकास की यह स्थिति है तो उससे पूरे इकोनॉमी का जो मूवमेंट है वो कमजोर होगा। और जिस तरह से सरकार ने मैनेज किया है इकोनॉमी को, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात तो दूर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्ट करने से हिचक रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन के नाम पर सरकार सब्सिडी को कम कर रही है। पेट्रोल और फर्टिलाइजर का सब्सिडी लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास आता है। चाहे वो वित्त मंत्री जी का बजट हो, उनके भाषण हो, उनके प्रेस की टिप्पणियां हो, बार बार वो होती है महंगाई से जनता परेशान है और उसके बाद सब्सिडी को कम करने की बात की जा रही है। लेकिन इस बजट में भी 5,73,000 करोड़ का जो बेनिफिट्स विभिन्न प्रकार से कॉरपोरेट जगत को दिया गया है, उसकी चर्चा नहीं होती। तो गरीबों के अहित में यह सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, इसका भी उन्होंने विस्तार से जिक्र किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट बिल के बारे में उन्होंने कहा मात्र 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस क्षेत्र में भाजपा के 2 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। जो पीडीएस और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो रमन सिंह जी ने लाया है छत्तीसगढ़ में, जिसकी तारीफ सभी करते हैं। मैनेजमेंट भी है, अवेलेबिलिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 0% इंटरेस्ट पर किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की है और वहां पर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लगभग 18% पहुंच गया है। बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके सुशासन के कारण भारत के प्रिकैरियस जीडीपी की साख बची हुई है। The very precarious GDP of India at nearly 5% is also substantially because of the 10% plus growth rate of most of the BJP ruled states, जहां सुशासन है और उसके कारण ये स्थिति है। और अगर ये न हो तो ये जीडीपी और भी नीचे जाएगा। डिफेंस बजट के बारे में भी चिंता प्रकट की कि उससे घोषणा किया गया है, लेकिन जो रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है उसको अगर रखा जाए तो इन टोटलिटी द डिफेंस बजट डज नॉट हैव एनी इंक्रीमेंट। और उन्होंने एक और बात कही कि जिस तरह से बजट एलोकेशंस को बढ़ाने का दावा किया गया है,
अगर वो रिवाइज एस्टीमेट और पिछले बजट एस्टीमेट से जोड़ा जाए तो वो सिर्फ अंकों की जादूगरी है, जगदरी ऑफ फिगर्स, ये बात उन्होंने और बताई। आज हमारे प्रदेशों की सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से गुजरात का नाम लिया कि यूरोपियन यूनियन भी आज गुजरात के अच्छे परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जो बता रहे थे कि आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने क्या क्या कहा। अभी सीधे चलते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद तूफानी सरोज जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तूफानी जी, कल हाल ही में मुलायम सिंह यादव जी ने एक लोकसभा के अंदर कहा है कि अगर बीजेपी अपने मुद्दे बदले या छोड़े, कुछ मुद्दे छोड़ दे तो उनके साथ दोस्ती हो सकती है। तो आपको लगता है कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो बीजेपी का रुख आएगा उसके बाद दोस्ती हो सकती है आपकी पार्टी की और बीजेपी की? नेताजी ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है और नेताजी से पूछ लीजिए। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो बीजेपी की चल रही है उसका क्या फैसला आएगा, क्या होगा क्या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन नेताजी ने कब कहा है मुझे कोई जानकारी नहीं इसकी कि अगर कुछ मुद्दे छोड़ दें, कुछ मुद्दे कर दें तो हमारी इनकी दोस्ती हो सकती है। तमाम अखबारों में छपा है साहब। तो ये बातें तो उनके स्तर की है, ये मेरे स्तर की बात नहीं है। जी जी, तूफानी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का आपका। नेताजी से इस बारे में जरूर पूछेंगे जब मौका मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तूफानी सरोज जी के बाद हमारे साथ चर्चा में बीजेपी नेता श्याम जादू जल्द ही जुड़ेंगे। तो अग्निमा जी, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये हुई है और कल से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, 4 प्रस्ताव पास होने की बात है, तो क्या देखती हैं इस बैठक से क्या निकलेगा? करीब महीना भर पहले कांग्रेस का चिंतन था और अब बीजेपी का चिंतन है, तो इस चिंतन से क्या निकल के आएगा? यूसुफ, देखिए इस जो बैठक हो रही है उसमें 2 चीजें एक तरीके से कहना चाहिए कि बीजेपी तय करने जा रही है कि किस तरीके से यूपीए सरकार को घेरे। ये तो नेचुरली है कि विपक्ष में तो वो एक रणनीति उसकी बनेगी ही। दूसरा लेकिन देखने वाला ये रोचक ये होगा कि बीजेपी आगे की रणनीति के तहत जो 2014 के इलेक्शन है उसमें किस तरह से रास्ते पे चलती है। क्योंकि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ वो थोड़ा हिंदुत्व लाइन भी चलना चाहती है, मोदी को भी आगे करना चाहती है, तो उसमें कैसे बैलेंस बनाती है उसकी दिशा, उसका भी संकेत मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि कोई घोषणा इसको लेके होने वाली है इसमें, लेकिन एक संकेत मिलेगा। सब नेता जो भाषण देंगे अपने, और राजनाथ का अपना समापन भाषण होगा, आडवाणी जी का भी बाद में होगा, तो उसमें क्या संकेत दिए जाते हैं कि क्या बीजेपी के अधिकांश नेता एनडीए के साथ ही हाथ बढ़ा के चलना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो है जेडीयू, वो उनका कभी इधर कांग्रेस की तरफ जाते दिखते हैं, कभी बीजेपी के साथ का वो भी कर देते हैं। और साफ कहा है कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह घोषित किया जाएगा तो बिल्कुल वो हट जाएंगे। तो एक चर्चा ये है, जैसा कि चर्चा आ रही है कि उनको कोई पद दिया जा सकता है, जो है चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना सकते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे बड़ी जो कमेटी। कुल मिलाकर के बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ी चिंता है कि क्लियर कट। आज हमने कैबिनेट मंत्री हरीश रावत से बात की दिन में, तो उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के अंदर अगर हिम्मत है तो वो प्रचारित करें। तो आलोक जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस के चिंतन से राहुल गांधी का कद बढ़ा, क्या बीजेपी के चिंतन के बाद मोदी का कद उसी तरह से मोदी सामने आएंगे? बीजेपी पसोपेस में है, सीधे बताऊं, और 2-3 बातें तय होनी है। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद से यूपी में जिस ढंग से पूरी पार्टी एक परिवारवाद के मोह में फंस गई है, सारे नेताओं को के परिवार के लोगों को आगे करके बना दिया गया है। तो इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यूपी के इस तरीके से जो पार्टी पर कब्जा करने के परिवार के लोगों ने कोशिश की है, और जो पार्टी विद डिफरेंस का जो एक डिफरेंशिएशन था उसको और डाइल्यूट किया है, उस बात पे चर्चा होगी उसकी। और ये चूंकि खुला मंच होता है राष्ट्रीय परिषद का, तो इसमें लोग ये इस बात पे अगर चिंता नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पे फिर सीरियसनेस नहीं, फिर बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात होगी। ज्यादा चिंता। अभी बीजेपी नेता श्याम जादू हमारे साथ जुड़ गए हैं ओबी पर, हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका चैनल 1 में। जी, इस 2 दिन का आपका चिंतन मनन या मंथन जो भी कुछ होने जा रहा है, उससे क्या कुछ निकलने की उम्मीद है? इस बार की हमारी राष्ट्रीय परिषद ये ऐसे मौके पर हो रही है कि आने वाले वर्ष में पूरे देश में चुनाव होने जा रहे हैं। इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। कल बजट प्रस्तुत हुआ है, देश का संसद चल रही है। इसलिए निश्चित रूप से अभी होने वाली हमारी राष्ट्रीय परिषद
बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेगी और पूरे देश में उत्साहित होकर लोग अपना काम करने के लिए जाएंगे, इससे हमें उम्मीद है। श्याम जी, लगातार बीजेपी में चर्चा है जब से गुजरात के चुनाव हुए हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सुटेवीर उम्मीदवार हैं। कई नेता बार बार ये बात कह चुके हैं, बड़े नेता, कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक के बाद इसका ऐलान हो सकता है? राष्ट्रीय परिषद में इसका बिजनेस नहीं होता है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, पर निश्चित रूप से मोदी जी देश में इंपॉर्टेंट नेता है। पूरे देश में उनका करिश्मा जो है, उनका नेतृत्व की चर्चा चल रही है, बीजेपी में भी स्वाभाविक रूप से है। और गुजरात में जिस प्रकार की हैट्रिक उन्होंने की है, उनका प्रभाव इस बैठक पर रहेगा और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर भी रहेगा। अग्निवा, श्याम जाजू बोल रहे हैं कि प्रभाव रहेगा, तो किस तरह का प्रभाव आपको लगता रहेगा? यूसुफ, इससे पहले मैं जाजू जी से ये सवाल करना चाहूंगी कि जेडीयू के साथ रिश्ते को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार के जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में थोड़े से बयान आ जाते हैं, तो जेडीयू के साथ आप कैसे रिश्ते देखते हैं भविष्य में? हमें बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। जेडीयू हमारा मित्र पक्ष है, बहुत सालों से हमारे साथ है, कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वैचारिक आधार पर हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नेता चुनने के प्रक्रिया में निश्चित रूप से आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन श्याम जी, नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं और उनकी पार्टी के और भी नेता ऐलानिया तौर पे कह चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो जेडीयू बीजेपी से रिश्ता तोड़ लेगा। और अभी कल जो बजट आया है, उस बजट की जिस तरह नीतीश कुमार ने तारीफ की है, उसे भी इस तरह से देखा जा रहा है कि शायद कांग्रेस के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। कोई हमें उसकी चिंता नहीं है। जेडीयू भी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व के सवाल पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा और मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस प्रकार की देश में स्थिति है। श्याम जाजू जी, लगभग साल भर का वक्त है आने वाले चुनाव को लेकर के, अगर 2014 में चुनाव होता है तो। और मुझे याद आ रहा है कि 1998 में और 99 जो आप सरकार में आए थे, तो अचानक से शुरू हो गई थी नए अलायंस की तलाश की, और कैसे एनडीए का जो छतरी है उसके नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की। तो क्या इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस पर भी कोई बात होने वाला है कि कुछ नए अलायंस को कैसे जोड़ा जाए, या पुराने अलायंस जो हैं आपके साथ उसको कैसे मजबूती से अपने साथ जोड़ा जाए, इस पर भी बात होने वाली है? इस प्रकार की मीटिंगों में प्रस्तुत पॉलिटिकल सिनेरियो का विचार कर सभी स्ट्रैटेजी का निर्णय होता है। पूरे देश का अवलोकन करके कौन नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, किसकी क्या स्थिति है, कौन नए लोग पार्टी में आना चाहते हैं, पार्टी का पूरा अवलोकन इसमें होता है और आने वाले दिनों की रणनीति इसमें तय होगी। जी श्याम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस तरह की बैठक में चैलेंजेस पर होगा। तो लोग, अगर हम आज की बात देखें तो आपने जो मुद्दा उठाया है कि बीजेपी जब से सत्ता से बाहर हुई है तब से उसके जो घटक दलों का दायरा है वो बहुत सिमट गया है। एक जमाने में जब वाजपेयी जी ने 1998 में प्रधानमंत्री बने थे तब 23 पार्टियों को लेकर वो साथ चल रहे थे, और उसके बाद 99 में पार्टियां शायद कुछ कम हुई लेकिन मजबूती आई थी। और उसके बाद जब 2004 में बीजेपी सत्ता से आउट हुई है, उसके बाद से एनडीए के नाम पे सिर्फ जेडीयू है, बीजेपी है, शिवसेना है और अकाली दल है। इसके बाद पांचवा दल कोई नहीं दिखता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक छटपटाहट दिखनी चाहिए पावर में आने के लिए, वो छटपटाहट कहीं से नहीं दिख रही है। एक तो पिछले अध्यक्ष के मसले को लेकर आप फंसे पड़े थे, अब उसे किस तरह से आप बाहर आए हैं, तो उसके बाद अब ये इस अध्यक्ष के रहते हुए नरेंद्र मोदी की बात की उछाल की बात सामने आ रही है, उसको एडजस्ट करना है। फिर अभी जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिस बात की प्रचारित किया अभी थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद ने, और आपकी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की दो सरकारें जो हैं बेहतर काम कर रही है सिनेरियो में, तो 3 मुख्यमंत्रियों को आपने सामने कर दिया, 2 मुख्यमंत्री को और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े कर दी। तो अंदरूनी स्थिति एक तो आपको ठोस करने जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जिस ढंग से अटल आडवाणी के समय में ये चीजें साफ थी कि 2 ही नेता है और उसमें एक को आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर से एक बड़ा एक नेतृत्व उभार के लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो चीजें हैं, जैसे कि बांधने की बात है, पुराने अलायंस को बांधने के साथ साथ एक जो पुराना अलायंस है ओम प्रकाश चौटाला, वो अभी जेल में पड़े हो, उसको लेकर के आपकी कोई चिंता नहीं निकल आ रही है। इसके अलावा और भी जयललिता की तरफ से कुछ संकेत मिले थे, उसको आप बांधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
और जैसे नवीन पटनायक पिछले दिनों आपके साथ होकर आए, ममता बनर्जी का क्या स्थिति होगा? अभी जो आप नॉर्थ ईस्ट के जो चुनाव हुए उसमें आपकी परफॉर्मेंस लगभग 0 सा रहा है, तो वहां क्यों नए अलायंस आपने नहीं चुने? इन सब चीजों पर बीजेपी को चिंता करनी है और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो अग्निमा, जो बीजेपी के सामने नए सहयोगी चुनने की चुनौती है, उससे बीजेपी कैसे पार पा सकती है? यूसुफ, देखिए अभी जाजू जी ने काफी मतलब कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज को कहा है कि एनडीए के साथ ही हम लोग चर्चा करके उम्मीदवार तय करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी अभी पूरी तरीके से मोदी को एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह घोषित नहीं करने जा रही। अभी तक का ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की गठबंधन की राजनीति है वो समझ रही है बीजेपी की, उसके बिना वो पार नहीं पा पाएगी। अभी एक खबर ये भी आई थी कि आरएसएस ने भी एक सर्वेक्षण अपना करवाया अंदरूनी, उसमें ये आया है कि मोदी के भी अगर हम प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो भी हम अपने बलबूते सत्ता में नहीं आ सकते। तो ऐसे में जाजू जी ने अप्रत्यक्ष रूप से एक संकेत दिया है कि एक चर्चा करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल विकल्प के रूप में देखा जाए तो केवल एक ही नाम है बीजेपी में, इतना स्पष्ट है कि अन्य नाम भी सामने आएंगे। और भी नाम है, लेकिन हाँ, चूंकि मोदी के बारे में लगातार चर्चा हो रही है इसलिए वो बाकी नामों पर बढ़त बढ़ाए हुए हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नाम बीजेपी के अंदर नहीं है। जादू जी, एक चीज आपसे यहाँ और जानना चाहेंगे, ये जो जासूसी हो रही है बीजेपी के अंदर, जिस पर घमासान मचा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर भी मसला उठा, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि साहब हमने कोई टैपिंग नहीं कराई है और ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी के ही कुछ नेता एक दूसरे की जासूसी करा रहे हैं। तो इसका बीजेपी के आगे बढ़ने की संभावनाओं पर कितना असर पड़ने वाला है? ये जो आपने कहा, इसको मेरा ऑब्जेक्शन है। बीजेपी के अंदर जासूसी हो रही है, ये कोई बात ठीक नहीं है। सरकार को ये जासूसी हो रही है, फोन टेपिंग हो रही है कि फोन कॉल्स का डिटेल्स लिया जा रहा है, विवरण लिया जा रहा है, यह कहने के लिए इतना टाइम लगा है। देश के गृह मंत्री ने, सुशील कुमार शिंदे जी ने इतना हास्यास्पद बयान आज दिया है और उसकी ज्यादा जानकारी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को मिल रही है, वृत्तपत्रों में आ गई है, और इतने दिनों के बाद वो कह रहे, हमारा ये कहना है कि सरकार किसको छिपा रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो कोई डिटेक्टिव एजेंसीज देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के फोन का कॉल टेपिंग कर सकती है, यही बड़ा सीरियस मामला है। और इस विषय पे जिस प्रकार से होम मिनिस्टर प्रस्तुत हुए हैं, यह बड़ा इररिस्पॉन्सिबल तरीका है। जी, बहुत सही बात आपने कही, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीका है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि वो आगे जांच करके इस बारे में और बताएंगे। लेकिन एक बात, जो अरुण जेटली के फोन टैपिंग का मामला बहुत दिन से सामने आ रहा था, करीब 2 महीने पहले से इस पर चर्चा चल रही थी कि साहब कोई उनका फोन टेप करा रहा है और कोई उनकी बातें सुन रहा है। तो उसके बाद बताइए कि बीजेपी इस पूरे मामले पर रक्षात्मक मुद्रा में क्यों है, डिफेंसिव क्यों है? बीजेपी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, सरकार से पुरजोर तरीके से कोई मांग नहीं की। बीजेपी, अरुण जेटली राज्यसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता हैं, इतनी बड़ी बात होती है और बीजेपी खामोश बैठती है। बीजेपी बिल्कुल खामोश नहीं है, बीजेपी डिफेंसिव नहीं है। निश्चित रूप से इसमें जो गुनहगार काम कर रहे हैं, जो डिटेक्टिव एजेंसी सामने आई है, उसके पीछे कौन है, इनको फाइनेंस कौन कर रहा है, इनसे जानकारी कौन लेना चाह रहा है, और उनका इसके पीछे क्या बयान है, उनका इंटेंशन क्या है, ये सब बातें सामने आनी चाहिए। हम बिल्कुल डिफेंसिव नहीं है। सरकार का रवैया कुछ ना कुछ छिपाने का है, ऐसा हमें इसमें दिख रहा है। सरकार को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। डिटेक्टिव एजेंसीज मशीन हैक करने की मशीन विदेश से लेकर आती है, गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। गवर्नमेंट के कांस्टेबल पैसा लेकर, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार है। ये सब बातों का स्पष्टीकरण जनता के सामने आना चाहिए। जी जी, बहुत सही बात आपने कही। अग्निमा जो कह रहे हैं वो बहुत जायज बात है कि अगर जासूसी हो रही है, और आलोक जी पहले भी ये बात हुई थी। बहरहाल हम इस मुद्दे पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं और श्याम जाजू जी ने अब अपना पक्ष रखा है बीजेपी की तरफ से। बहुत सही बात उन्होंने कही है कि हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक अब होने वाली है, उसे खास कर देखा जाए तो इस साल होने वाले 4-5 राज्यों के चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफ़ी अहम बैठक है। तो अग्निमा जी, और हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं
बीजेपी की इस परिषद की बैठक से? देखिए, परिषद की बैठक जो होती है वो ओपन होती है, तो इसमें हम कहें कि बहुत कुछ क्रांतिकारी टाइप बीजेपी अपना कुछ बातें रख सकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्ताव आएंगे, एक राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, इस तरह से आएंगे। हाँ, लेकिन ये है कि जो समापन भाषण जैसे राजनाथ जी का होगा और अडवाणी जी भी इस पे बोलेंगे, तो किस तरीके से उसमें संकेत मिलते हैं वो देखना होगा। और सबसे ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि 1-2 हफ्ते में इसके बाद, बैठक के बाद, राजनाथ अपनी एक नई टीम बनाने जा रहे हैं। उसमें वो किन चेहरों को शामिल करते हैं, क्या वही के वही चेहरे रहते हैं, या अभी गडकरी के टाइम यशवंत सिन्हा जिन्होंने एक बगावत वाले सिर थे उनको लेते हैं, उमा भारती का नाम भी चर्चा में है कि उनको भी महासचिव बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें हैं। वरुण गांधी जो अभी एक मामले में जो उनका था उसमें बरी हो गए, 1 का 5 को आएगा, तो हो सकता है क्या वरुण गांधी को भी कुछ जगह देंगे। तो एक नई टीम देखनी होगी कि राजनाथ अपनी नई टीम को क्या चेहरा देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज और भी है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के फेवर में लगातार नेताओं के बयान आते रहे, तो हो सकता है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बोलने वाले नेता भी इस बारे में एक अपनी राय ज्यादा रखे, तो हो सकता है कि उस पर भी क्यों आलोक? ये आगाज से बात समझी जा सकती है थोड़ी बहुत कि रिवलरी की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्या रिवलरी है पार्टी के अंदर में? राजनाथ सिंह ने जिस ढंग से रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को प्रमोट किया है प्रमोशन लायक है। जाहिर तौर पर लगातार ये बात होती रही है, क्योंकि मोदी आगे बढ़ के बहुत सारी बातें बोलते हैं और ओन कर लेते हैं, इसलिए ये दोनों पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिस ढंग से प्रमुखता से उसके आगे होने की बात उठाई है राजनाथ सिंह ने, तो वो उन्होंने एक तरीके से शुरुआत में संकेत दे दिया है कि पूरी पार्टी मोदी के पीछे उस ढंग से खड़ी नहीं है जिस ढंग से गुजरात से आवाज उठ रही थी और गुजरात के सभा में उठ रहा था कि मोदी अब आपका काम हो गया, आप दिल्ली आप बढ़ो। तो दिल्ली में अभी बाधाएं हैं और ये राजनाथ सिंह के मूड से भी लग रहा है। और वो इसलिए भी हो सकता है, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो बाकी एनडीए का घटक है उसे कैसे एकजुट किया जाए, या फिर मोदी को लाने के पीछे एक बात हो सकती है कि सॉलिडली ये बात हो, जिस ढंग से लगातार बात हो रही है कि राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय चरित्र के साथ अकेले लड़ना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो ऐसी कोई राय अगर बना पाती है। एक बात और भी सामने आई है, अभी तक ये था कि नरेंद्र मोदी को बड़ी भूमिका दी जाएगी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और रामनाथ सिंह को भी बड़ी भूमिका लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंस है। और जो सामूहिक नेतृत्व की बात बीजेपी के अंदर पहले से होती रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व की बात करेंगे, तो वो चीज प्रभावी हो गई है। हाँ, प्रमोशन का क्रम कम हुआ है बीजेपी नेतृत्व की तरफ से। जो गुजरात से एक हवा लहर आई थी और राजनाथ सिंह ने खुद बोला था गुजरात की सभा में कि मोदी उनके प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो सारी बातें अब डाइल्यूट हो गई है। वो काम लेना था गुजरात की जनता से, तो काम ले लिया गया। अब राष्ट्र की जनता से एक तो सबसे पहले 2 बातें हैं यूसुफ जी कि आपको ये तय करना पड़ेगा। बड़े दिनों से ये मांग उठ रही है कि बीजेपी अगर एक अलग चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी है तो उसको गठबंधन की राजनीति में नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस अलग व्यक्तित्व और नेतृत्व की पार्टी है तो उसको गठबंधन की राजनीति में नहीं जानी चाहिए। और एक ये लगातार हाल के दिनों में ये दबाव सा है मानसिक तौर पे, तो इस पर भी इन दोनों पार्टियों को, और आ चूंकि अब बीजेपी इस पर बहस कर रही है, तो लगातार इस पर बात उठती रहती है कि आखिर क्या मजबूरी है कि आपको जाना पड़ रहा है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो राष्ट्रीय तरीके से आए, क्योंकि आपको जहां से नहीं वोट मिलना है, जैसे अरुणाचल से वोट नहीं मिलना है, पूर्वोत्तर के राज्यों से वोट नहीं मिलना है, तो नहीं मिला है। और वो एक दक्षिण में 5 साल पहले दरवाजा खुला था और उसे कहा गया था कर्नाटक बीजेपी का गेटवे होगा, गेटवे टू साउथ। लेकिन वहां जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, सरकार खतरे में पड़ी और अब चुनाव है तो अग्नि परीक्षा हो जाएगी। तो श्याम जी, जो भी आलोक जी ने बात उठाई है, वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी हमारे साथ स्टूडियो में है, कि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय चरित्र के हिसाब से उसे चलना चाहिए, उस तरह से नहीं चल रही है और पैन इंडिया फैलाव पार्टी का नहीं हो पा रहा है। तो इस चुनौती को किस तरह से आप देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है। अटल जी के नेतृत्व में हमने पूरी 24 पार्टियों की गठबंधन की सरकार एनडीए चलाकर बताई। उसके बाद कांग्रेस ने पंचमढ़ी में एक रेजोल्यूशन पारित किया था कि हम अकेले चलेंगे, हम गठबंधन नहीं चलेंगे। पर शिमला के मीटिंग में उनको पीछे आना पड़ा और उनको भी गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थितियां गठबंधन के लिए कंपेल कर रही है और निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से काम कर सकती है, ये हमने प्रूव किया है। श्याम जी, एक बात मैं बीच में क्षमा करें टोकना चाहूंगा। आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले मुलायम सिंह यादव ने सदन में कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर उनके सुझाए हुए 2 मुद्दों को, जो कि आप पहले ही मान चुके हैं, 370 की बात जम्मू कश्मीर में और मुसलमानों की बात,
इन दोनों की बात को छोड़ देती है तो मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति भी आपके छाया में आ सकता है। और इस पे आपके अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा था कि हाँ आप हमारे आसपास हैं, तो क्या इस मामले में समाजवादी पार्टी को बीजेपी के आसपास लेने की बात हो सकती है क्या इस राष्ट्रीय परिषद से? सभी बातें एकदम स्पष्ट नहीं बोली जाती। राजनीति में कोई संकेत भी काम करते हैं। बहुत से विषयों में समाजवादी पार्टी विषयों में हमारे साथ रही है। एफडीआई के विषय में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के लिए रोकने के विषय में भी सपा ने हमारा साथ दिया था। महंगाई वाले मामले में भी वो बोले थे। अब उनकी कोई मजबूरी होगी, उन्होंने कांग्रेस को बचाया था, पर इश्यूज में वो हमारे साथ रहे। बहुत सी बाकी भी पार्टियां हैं, मायावती है, जयललिता है। जी श्याम जी, बहुत सही बात आपने कही कि बहुत सारी बातें संकेतों में कही जाती हैं और शायद मुलायम सिंह ने इशारा कर दिया है और राजनाथ सिंह ने भी इशारा कर दिया है। और सब इन इशारों के आगे बीजेपी किस तरह आगे बढ़ेगी और किस तरह से नए सहयोगी ढूंढेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उस वक्त पर हमारी भी नजर है और आपकी भी नजर होगी। बहरहाल हमारे साथ आप चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक, आप स्टूडियो हमारे आए और निमत जी आप हमारे साथ स्टूडियो में बैठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे और कुछ और अहम मेहमानों के साथ। तब तक मुझे यानी यूसुफ अंसारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।